नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुमति सक्सेना लाल का लिखा हुआ उपन्यास होने से ना होने तक, धारावाहिक रूप से। सुमति सक्सेना लाल जी निसंदेह हमारी और आपकी प्रिय लेखिका हैं। प्रस्तुत है उपन्यास होने से ना होने तक का भाग 1। एमए का रिजल्ट निकला था। मैं यूनिवर्सिटी जाकर अपनी मार्कशीट ले आई थी। 65% नंबर आए हैं। इससे अधिक की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। इससे अधिक मेहनत भी नहीं की थी। अपनी डिवीज़न और अपने नंबरों से मैं संतुष्ट ही थी, किंतु जब सुना था कि डिपार्टमेंट में मुझसे अधिक सिर्फ एक लड़के के नंबर हैं, तब बुरा लगा था। अपने ऊपर झुंझलाहट भी हुई थी कि थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो फर्स्ट पोजीशन आ जाती। पर चलो, कुछ तो है ही, फिर बुरा भी नहीं। मैंने यश को फ़ोन करके बताया था। यश ने मुझसे हजरतगंज क्वालिटी में मिलने के लिए कहा था। क्वालिटी की कालीन पड़ी नरम सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर पहुंची थी तो यश वहां पहले से इंतज़ार कर रहे थे। बैरा हम दोनों को पहचानता था। उसने यश के सामने की कुर्सी मेरे बैठने के लिए खींच दी थी। मैं बैठ गई थी। देर हुई? मैंने पूछा था और अपने सामने का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया था। नहीं, यश ने चेहरा सिकोड़कर इनकार में सिर हिलाया था। मैंने पर्स से निकालकर मार्कशीट यश के सामने बढ़ा दी थी। यश नंबरों पर निगाह दौड़ाते रहे थे। अरे, वाइवा में बहुत कम नंबर दिए हैं। तुम्हारा वाइवा तो अच्छा हुआ था। हाँ भाई, यही हाईएस्ट हैं। 2 लोगों को मिले हैं, बाकी को किसी को 40, किसी को 42, बस। अपने को 55 मिल गए तो कोई कम है। शिट। यश ने मार्कशीट मुझे लौटा दी थी। वाइवा में तो 80-90% आराम से मिलते हैं। ठीक से देते तो पूरा परसेंटेज ही बदल जाता। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाए मैं आराम से बैठी रही थी। फर्क ही क्या पड़ता है, सबको तो इससे भी खराब मिले हैं। यश ने मेरी तरफ झुंझला कर देखा था। अजब बात करती हो, फ़र्क कैसे नहीं पड़ता है? तुम्हारे डिपार्टमेंट में ठीक है, पर कहीं बाहर के लिए फ़र्क पड़ेगा ही ना। हाँ, मेरा चेहरा गंभीर हो गया था। हाँ, सो तो मैंने सोचा ही नहीं। पता ही डॉक्टर अवस्थी इतनी कंजूसी से नंबर क्यों देते और दिलाते हैं। लोग कहते हैं उनकी इसी पॉलिसी के चलते स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस लेना छोड़ दिया है। किसी दिन डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। पर वर्ष हैं। यश ने अपना निर्णय सुना दिया था। पता नहीं, मैं चुप हो गई थी। बैरा सामने मेज पर प्लेटें लगाने लगा था। मैं जानती हूँ कि मेरे आने से पहले यश ने ऑर्डर दे दिया होगा। यश मेरी पसंद जानते हैं। मैं भी जानती हूँ कि यश ने क्या मंगाया होगा। मैं अपने सामने कपड़े का बड़ा सा सफ़ेद नैपकिन फैलाने लगी थी। जल्दी से खाना खा लो। यश ने जेब से 2 टिकट निकाले थे। मैटनी शो देखने चलेंगे। मुझे अच्छा लगा था। मैंने एक बार यश की तरफ देखा था। सोचा था यश ना होते तो ज़िंदगी कैसे कटती, एकदम उदास और अकेली। यश के बगैर तो मैं जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाती। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और है ही क्या? कुछ भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। हम दोनों चुपचाप खाना खाते रहे थे। अब यश ने मेरी तरफ देखा था। अब क्या सोचा है? आगे क्या करने का इरादा है? रिसर्च? नौकरी करना चाहती हूँ यश, पर मिलना तो इतना आसान नहीं है ना। पर क्यों अंबिका, नौकरी की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? पीएचडी ज्वाइन कर लो, उसके सहारे हॉस्टल में एकोमोडेशन में भी बनी रहोगी। 3 साल और कट जाएंगे। मेरे हाथ ठहर गए थे। मैंने यश की तरफ देखा था। सिर के ऊपर छत के सहारे के लिए फिर हॉस्टल। सोचा था कहूँ या न कहूँ। यश को अपने मन की बात बताऊँ क्या कि हॉस्टल में रहते रहते थक गई हूँ मैं, इसीलिए नौकरी करना चाहती हूँ। अब मैं घर में रहना चाहती हूँ। घर जो मेरा अपना हो, जहाँ किसी को भी मैं अपनी इच्छा से आमंत्रित कर सकूँ, अपनी इच्छा से खातिर कर सकूँ, कुछ भी खा सकूँ, कुछ भी खिला सकूँ, जहाँ मुझे फ्रिज खोलने में संकोच न लगे। पूरी ज़िंदगी कैसी संकोच में बंधी सी बीत गई। इतना सोचते ही लगा था कि मन में बादल घिरने लगे हों। यश ने शायद मेरे चेहरे के बदलते रंग देखे थे और प्रश्न भरी निगाह से मेरी तरफ देखा था, पर मैं चुप ही रही थी। पता नहीं यश मेरी बात समझेंगे या नहीं समझेंगे। बहुत अपने हैं यश, बहुत सगे से। फिर भी
पिक्चर के बाद यश ने मिठाई के 2 डिब्बे खरीदे थे, एक बुआ के घर के लिए और एक अपने घर के लिए, और मुझे रिक्शा करा दिया था। मैं बुआ के घर पहुंची थी तब तक दिन ढलने लग गया था। मैं सोच रही थी बुआ पूछेंगी कि कहाँ गई थी तो क्या बताऊंगी, पर बुआ ने कुछ नहीं पूछा था। दूसरा डिब्बा मिसेस सहगल के घर के लिए लाई हो? बुआ ने सवाल किया था। जी। अभी चलोगी? चलो चलते हैं। शाम हो रही है, आप चलेंगी साथ में? मैं एकदम खुश हो गई थी। हाँ चलो, फूफा आज बाहर गए हुए हैं, श्रेया को साथ ले चलते हैं, कल उसकी छुट्टी है। बुआ तैयार होने चली गई थी। मैं भी नहाने के लिए कपड़े निकालने लगी थी। बुआ ने आंटी को फ़ोन कर दिया था, ये भी बता दिया था कि आज अंबिका का रिज़ल्ट आया है। आंटी बहुत खुश मिली थी, बहुत उत्तेजित होकर मेरा स्वागत किया था। पर मुझे आंटी कभी स्वाभाविक नहीं लगती। उनकी हर मुद्रा बहुत योजनाबद्ध सी लगती है, एकदम ओढ़ी हुई। थोड़ी देर बाद ही यश भी आ गए थे। आंटी ने उसी उत्तेजित मुद्रा में मेरे रिजल्ट के बारे में यश को बताया था। यश ने किसी प्रकार की जानकारी जाहिर नहीं की थी, इसलिए उस बारे में मैं भी चुप रही थी। किंतु बहुत देर तक बहुत अटपटा लगता रहा था। सब कुछ बहुत नाटकीय है। अब आंटी ने भी वही सवाल पूछा था। अब एमए तो हो गया अंबिका, अब आगे का क्या इरादा है? पीएचडी ज्वाइन कर लो, यश ने फिर वही सुझाव दिया था। पीएचडी में तो बहुत समय लगता है, वैसे भी बहुत अनिश्चित सी चीज़ है, ज़रूरी भी नहीं कि पूरी कर ही सको। बीएड कर लो। आंटी और बुआ की संवेद राय हुई थी। तुम्हारी तो बचपन की एजुकेशन वेलहम में हुई है, बीए तुमने एसएलआर से किया है, अच्छे स्कूल की टीचिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बायोडाटा है तुम्हारा, बुआ ने कहा था। शहर में न जाने कितने अच्छे स्कूल हैं। सुना है बिग बिजनेस हाउसेस पब्लिक स्कूल्स खोल रहे हैं यहाँ। इनमें तो हॉस्टल भी होंगे, वार्डन का जॉब भी मिल सकता है, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, नौकरी भी और रहने के लिए जगह भी, सेफ्टी सिक्योरिटी खाना पीना सब कुछ तुम्हारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, आंटी ने कहा। वार्डन की नौकरी तो शहर के बाहर हो तब भी सही ही है, बुआ ने सोचते हुए राय दी थी। फिर बहुत देर तक स्कूल की टीचिंग और वार्डन की नौकरी के बारे में बात होती रही थी। मेरा मन उदास होने लगा था। बच्चों के स्कूल की नौकरी के अलावा ये लोग मेरे लिए कुछ बेहतर सोच ही नहीं सकते क्या? हमेशा हाई परसेंटेज लाती रही हूँ बचपन से लेकर अब तक। फिर भी शुरू से लेकर एमलेसली पढ़ाई करती रही। किसी ने नहीं सुझाया कि मेडिकल में चली जाओ या इंजीनियरिंग कर लो। मन में गुस्सा भरने लगा था। फिर अगले ही पल मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश की थी। शायद उन पढ़ाइयों का खर्चा मेरे बजट के बाहर था, या शायद किसी ने मेरे लिए उतना सोचने और हिसाब लगाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। जो भी हो, कौन जाने क्या था। अब क्यों ये लोग बीएड की बातें कर रहे हैं? सिर्फ बीएड? मन फिर से आहत होने लगा था। मैं उदास होने लगी थी। यश ने 1-2 बार मेरी तरफ सवाल करती निगाह से देखा था, पर सबके सामने मैं क्या कहती? कोई ना होता तब भी भला मैं क्या कहती? यश समझेंगे क्या? हम लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए थे तो यश और आंटी बाहर तक छोड़ने आए थे। बुआ और आंटी पोर्टिको के अंदर ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े होकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे थे। मैं यश के साथ नीचे उतर आई थी। यश ने पूछा था, क्या बात है अंबिका? कुछ नहीं यश, मैं खिसियाया सा हंस दी थी, पर मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। पोर्टिको के इस कोने में रोशनी का हल्का धुंधलका भर है। यश ने ना मेरी हंसी देखी थी ना आंसू, फिर भी पूछा था, उदास हो क्या? हाँ हूँ। पर क्यों अंबिका? यश छिटक कर खड़े हो गए थे। अच्छा भला रिजल्ट तो आया है, फिर अपसेट क्यों? पता नहीं यश, सच में नहीं पता। अरे ये क्या बात हुई? कुछ तो बात है। मैं चुप रही थी। मेरी निगाहें चारों तरफ भटकती रही थीं। पोर्टिको में खड़ी यश की नई मर्सिडीज, सामने दिखता बहुत बड़ा सा लॉन, एकदम मखमली, बहुत मोटी घास, को से 5 सीढ़ी चढ़कर चौड़ा चंद्राकार बरामदा पीछे तक घूमा हुआ, थमलों पर चढ़ी फूलों की गंजीन बेलें, यहाँ वहाँ रखे सुंदर तराशे हुए गमले। लगता जैसे इनके फूल और पत्ती भी आंटी के आदेश और इच्छा से उगते हैं। एकदम सही जगह, सब कुछ व्यवस्थित, कहीं कोई फूल कोई एक पत्ती भी फालतू नहीं। बुआ नीचे उतर आई थी। मैंने आंटी को प्रणाम किया था और यश को बाय, और आकर बुआ के बगल में बैठ गई थी। घर आकर भी अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी सी अकुलाहट
एक झुंझलाहट सी बनी रही थी, जैसे मन पर अनायास कोई बोझा आ गया हो। शायद इतने सालों से एक बंधी लीक पर चलते चलते खाली हो जाने की पीड़ा है ये। अभी तक तो एक क्लास के बाद दूसरा क्लास पढ़ते रहे थे, उससे अलग कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कभी। अब शायद स्वयं निर्णय लेने का निश्चय और उसकी स्वतंत्रता और भविष्य की अनिश्चितता परेशान कर रही है मुझे। बहुत सारे सवाल हैं मन के सामने। अब क्या करना है का निर्णय मैं ले भी लूँ, पर आगे क्या होगा तो पता ही नहीं। वैसे भी अचानक अपनी ज़िंदगी के सारे निर्णय अपने हाथ में ले लेना आसान है क्या? पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। पर मुझे ये भी समझ आ गया है कि अब बुआ और आंटी के भरोसे अपनी ज़िंदगी नहीं छोड़ सकती मैं, शायद यश के भरोसे भी नहीं। मुझे लगा था कि सब मेरी ज़िंदगी को बहुत हल्के फुल्के ढंग से ले रहे हैं। खाना, कपड़ा, सिर के ऊपर एक छत और मेरी सुरक्षा, बस। हो सकता है कि उन सब की इच्छा और आदेशों को एकदम अनदेखा और अनसुना करने का निर्णय परेशान कर रहा है मुझे। उसी का तनाव है मन पर, या क्या है पता नहीं। खाने की मेज पर बैठे ही थे कि कुछ खास सा लगा था, विशेष आयोजन जैसा। सबसे पहले निगाह सलाद की प्लेट पर पड़ी थी। प्याज, टमाटर और खीरे के चारों तरफ लगाई गई सलाद की पत्तियाँ, बीचों बीच मूली और गाजर से बने गुलाब के 2 फूल, सफ़ेद और नारंगी रंग के। पहला डोंगा खुला था, गरम गरम भाप निकलते हुए कोफ्ते, टमाटर वाली दाल, दही पकौड़ी और मिक्स्ड वेजिटेबल। श्रेया खाना देखकर चहकने लगी थी। बुआ हंसी थी। क्या बात है दीना, आज तो तुमने अपनी पूरी कुकिंग स्किल्स मेज पर सजा दी हैं। दीना शर्माया सा मुस्कुराए थे। असल में आज अंबिका दीदी का रिजल्ट निकला है ना, तो हम सोचा कुछ स्पेशल बना दें। मैंने चौंक कर दीना की तरफ देखा था। सोचा भी नहीं था कि ये सारा आयोजन मेरे लिए है। मेरा मन एकदम से भर आया था। कितना ख्याल करता है दीना मेरा। जब भी मैं हॉस्टल से आती हूँ तब हमेशा ही वो मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाता रहता है। आज तो इसने पूरा आयोजन ही कर डाला। मैंने सोचा था कि मेरी नौकरी लग जाए तो मैं दीना के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लाऊंगी, शर्ट, नई घड़ी, नई दोनों चीज़ें। तभी श्रेया की आवाज़ कानों में पड़ी थी। ये दीना आपको दीदी क्यों बोलता है, हमारा रिश्तेदार है क्या? मुझे अजीब लगा था। अरे तब क्या बोलेगा, ठीक तो है। ठीक कैसे है, मिस साहब कहे, नहीं तो उसे बहन जी कहना चाहिए। बुआ श्रेया की तरफ देखकर अपने विशिष्ट अंदाज में होठों को टेढ़ा करके हंसी थी। दीना तो सब तुम्हारे ही रिश्ते पुकारते हैं, दिनेश और दीपा को भी चाचा चाची कहते हैं। मुझे बुआ के लहजे से समझ में नहीं आया था कि वे दीना का मजाक उड़ा रही हैं, उसका पक्ष ले रही हैं, या ऐसे ही बोल रही हैं। श्रेया ने बुआ की तरफ देखा था। उसकी आवाज़ में तेजी है। आपको उसे डांटना चाहिए, उसको अपनी औकात में रहना सिखाइए, बहुत छूट दे रखी है आपने उसको। बुआ ने सांस भरी थी। अब क्या क्या सिखाएं इनको, अपने आप को फैमिली का मेंबर समझने लग गए हैं। पूछने की तो इन्हें ज़रूरत रहती ही नहीं है। मैं सन्न रह गई थी। मुझे लगा था कि क्या बुआ को मेरे स्वागत में दीना का इतना लंबा चौड़ा आयोजन करना अच्छा नहीं लगा है, पर बुआ सहज और खुश दिख रही हैं। मैंने कनखियों से चौके की तरफ देखा। दीना ने पूरा वार्ताक्रम सुना तो नहीं। चौका थोड़ी दूर पर ही है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, पर उसके बाद बहुत कोशिश करने पर भी मैं सहज नहीं रह सकी थी। ना मुझसे ठीक से खाना ही खाया गया था, ना खाने पर से उठने के बाद दीना को थैंक यू बोलने का ही साहस हुआ था। रात को मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई थी। माँ बहुत याद आती रही थी। लगता रहा था जैसे ज़िंदगी में कुछ भी मेरा अपना नहीं है। मेरी खुशी, मेरे दुख, मेरे रिश्ते, मेरे निर्णय, कुछ भी तो नहीं। आधी रात को मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई थी। लगा था बहुत सारे काम करने हैं। खाली सोचते रहने से और दुखी होते रहने से अब काम नहीं चलेगा। जब तक अपने काम सही तरीके से नहीं निपटाऊंगी, तब तक ये बोझ भी जस का तस मन पर लदा रहेगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। कुछ तो करना ही है, और अब अपने निर्णय भी स्वयं ही लेना है मुझे। अपना बायोडाटा बनाना है, अपने सारे सर्टिफिकेट्स की प्रतिलिपियां तैयार करनी हैं, उन्हें अटेस्ट कराना है, फिर कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसका हिसाब लगाना है। खाली लोकल अखबारों से काम नहीं चलेगा, 1-2 दिल्ली के पेपर भी लेने पड़ेंगे। पिछले अखबार आसपास की लाइब्रेरी में बैठकर ढूंढना है। शहर में कौन कौन से कॉलेज हैं,
मैं मन ही मन हिसाब लगाने लगी थी। मैंने तय कर लिया था कि सिर्फ डिग्री कॉलेजों में ही कोशिश करूँगी, जूनियर स्कूल में नहीं पढ़ाना मुझे। नहीं मिली तब, नहीं हुआ तो देखा जाएगा, नहीं हुआ तो फिर रिसर्च ही में दाखिला ले लेंगे। सर्टिफिकेट किससे अटेस्ट कराऊंगी? फूफा को दे सकती हूँ, पर फिर फूफा 1 घंटे तक अपने बगल में बिठा लेंगे एक एक सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए, और बुआ परेशान होती रहेंगी, आसपास मंडराती रहेंगी। एमए के एडमिशन के समय कराए थे ना, बार बार ये 5 लिखा है या 8, फर्स्ट डिवीज़न ही है, सेकंड तो नहीं। पता नहीं उन्हें इतनी शंकाएं वास्तव में रहती हैं कि बातचीत का सिलसिला बढ़ाने का उनका ये अपना तरीका है, या दोनों ही बातें हैं। मैंने तय कर लिया था कि फूफा जी से नहीं कहूँगी मैं। 10:30 बजे मैंने यश को ऑफिस में फ़ोन किया था। तुम ऑफिस पहुँच गए यश? हाँ, क्यों? तुमने यहीं तो फ़ोन किया है ना? ओह हाँ, मैं सकपका कर हंसी थी। मेरा एक काम करा सकते हो? मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स अटेस्ट होना है, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल, गजेटेड अफसर या किसी और अथॉरिटी से कराने होते हैं। क्या है, ऐसा करते हैं कि फैक्ट्री बंद करके सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। यश हंसे थे। मजाक मत करो, मुझे जल्दी है। तो दे देना ना, बहुत से लोगों को जानता हूँ। ठीक है, मैं आज टाइप करा कर तैयार रखूँगी। ठीक है, कहकर यश ने फ़ोन रख दिया था। कुछ ही क्षणों में फ़ोन की घंटी बजी थी। मैंने फ़ोन उठाकर हेलो किया ही था कि यश की आवाज़ सुनाई दी थी। कहाँ से टाइप कराओगी? मुझे कुछ क्षण यश का सवाल समझने में लगे थे। कचहरी से या जीपीओ के बाहर से? यश एकदम हड़बड़ा गए थे। पागल हो गई हो? उसके स्वर में गुस्सा है। वहाँ सड़क पर जाकर तुम बैठोगी कराने के लिए? निकाल कर रखो, मैं अभी 1 घंटे में ले लेता हूँ तुमसे। अच्छा, थैंक यू यश। फ़ोन रखकर मैंने अपने सारे कागज़ निकाल लिए थे और उन्हें सिलसिलेवार ढंग से लगाने लगी थी। पास सर्टिफिकेट्स और अपनी डिग्रियां, सिलसिलेवार मार्कशीट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स। फिर मैंने अपने पास सबकी एक लिस्ट बना ली थी। एक लिस्ट यश को भी दे दी थी। नौकरी के लिए ही अप्लाई कर रही हो? यश ने पूछा था। हाँ यश, नई नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ। पीएचडी का फॉर्म भी भरूंगी। कोई ज़रूरी तो नहीं कि नौकरी लग ही जाए। यही बेहतर है, यश ने कहा था। नौकरी नहीं लगी तो हॉस्टल तो मुझे चाहिए ही होगा। मैंने अपनी बात पूरी की थी। और लग गई तो तब भी तो चाहिए ही होगा ना हॉस्टल। मैंने यश की तरफ देखा था। कुछ कहने को मुंह खोला था, फिर कुछ सोचकर चुप रह गई थी। यश मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैं धीमे से हंस दी थी। तब तब की तब देखी जाएगी यश, कहाँ लगेगी ये भी तो पता नहीं। मेरी आवाज़ पसीजने लगी थी। मुझे लगा था मैं रो दूंगी। आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि बात बात में रोना आता रहता है, बिना बात के भी। हाँ, सो तो है। यश ने एक बार गहरी निगाह से मुझे देखा था, जैसे कुछ सोच रहे हों। पर तुम्हें हो क्या गया है अंबिका? इतनी परेशान क्यों रहने लगी हो? पता नहीं यश, उलझ गई हूँ। पीएचडी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में समय लगेगा। उससे पहले हॉस्टल नहीं मिल सकता। 1.5 महीने से पहले ही बुआ के घर में हूँ। अब अटपटा लग रहा है। लगता है दिन गिन रही हूँ। मैं खिसियाया सा हंसी थी। कौन जाने, बुआ भी दिन गिन रही हूँ। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सेशन ओवर होते ही खाली करा दिए जाते हैं। ठीक ही तो है, वे कोई अनाथों की शरणगाह तो है नहीं। अरे कैसी बात करती हो? यश ने डपटा था, फिर बहुत ही अपनेपन से देखा था। इतना परेशान क्यों हो? थोड़े दिनों के लिए हमारे घर आ जाओ। कहूँ क्या मम्मी से कि तुम्हें बुला लें? मैं एकदम हड़बड़ा गई थी। नहीं यश, प्लीज़ नहीं। इसके अलावा क्या कहूँ यश से? क्या यश आंटी के अलगाव को नहीं समझ पाते? अपनेपन के व्यवहार के पीछे बहुत साध करके बनाई गई रखी दूरी को समझते भी होंगे तो मुझसे क्या कह सकते हैं भला? मैं भी तो इस बारे में यश से कोई बात नहीं कर सकती। जिंदगी अजब तरह से उलझती जा रही है। छोटी सी थी तो कुछ समझ नहीं पाती थी, न बुआ की ऊब को न आंटी के अलगाव को। शायद तभी ज़्यादा खुश थी। कभी कभी लगने लगता है दोनों मुझसे छुटकारा चाहती हैं, अपनी अपनी तरह से, अपने अपने कारणों से। अब क्या करूं, जो मन की आंखों को सब साफ दिखने लगा है। कभी कभी लगने लगता है कि शायद मैं सच को थोड़ा अधिक ही देखने लगी हूं। आजकल पैसों को लेकर भी थोड़ा परेशान है मन। आंटी उतने ही देती हैं जितने भर में मेरा काम चल सके।
उनसे और मांगने में मुझे संकोच लगता है। वैसे ज़रूरत पड़ने पर रुपए तो मैं यश से भी मांग सकती हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। पर अपनी ज़रूरत पर मैं यश पर भी निर्भर कर सकती हूँ। मेरे लिए उतना भरोसा ही काफ़ी है। वैसे भी पैसे होते भी तो क्या कर लेती। पहले ज़िंदगी का कोई साफ चेहरा तो आए सामने निकल कर, कुछ समझ तो सकूं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। समझ सकूं कि ज़िंदगी मुझे किस दिशा में ले जा रही है। यश जितनी हड़बड़ी में आए थे उतने ही झटपट नीचे उतर गए थे। साथ साथ नीचे तक की वे 4 सीढ़ी तक मेरे उतरने का भी इंतज़ार नहीं किया था। मुझको लगा था अच्छा हुआ इस समय बुआ घर पर नहीं है, नहीं तो फिर वही बहस कि पीएचडी करके क्या करोगी। शायद फूफा के होते हुए बुआ को सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने के लिए यश को बुलाना भी अच्छा न लगता। मैं कई बार समझ नहीं पाती कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बुआ कई बार चित्त भी मेरी और पट्टे भी मेरी वाली स्थिति कर देती हैं। तब मेरा हर निर्णय गलत ही लगता है उन्हें। फिर वे ये भी पूछती कि कहाँ अप्लाई कर रही हो। मैं झूठ नहीं बोल पाती और बुआ का फिर वही सवाल कि बीएड में क्यों नहीं। मैं बुआ से किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहती, पर बीएड की बात सुनते ही मन में चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है। पर जब तक आगे की कोई दिशा नहीं दिखती तब तक उस पर बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए मुझे चुप ही रहना है। माँ मेरे खर्चे के लिए पैसा छोड़कर गई हैं, तब मुझे लगता रहता है जैसे मैं सब पर बोझा हूँ, सबके लिए एक तरह का झंझट सा बनी हुई हूँ। अगर उन्होंने पैसा ना छोड़ा होता तब मेरा क्या होता, सोच कर ही मैं परेशान होने लग जाती हूँ। शाम को यश सारे सर्टिफिकेट्स ले आए थे, साथ में कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना लाए थे। यश ने बताया था कि उन्हें हर अर्जी के साथ लगाना होगा। दूसरे दिन मैं सारे सर्टिफिकेट्स की प्रतिलिपि लेकर डिपार्टमेंट गई थी। उन पत्रों पर सरसरी निगाह डालकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अवस्थी ने उन पर दस्तखत कर दिए थे। थैंक यू सर कहकर मैं पलटने लगी थी कि उन्होंने सिर ऊपर उठाया था। आगे क्या इरादा है अंबिका? मैं रुक गई थी। जी नौकरी ढूंढ रही हूँ। उन्होंने भ्रुकुटी समेटी थी। क्यों, रिसर्च नहीं करना चाहती? जी जी करना चाहती हूँ। मैं हकला गई थी। पर सर नौकरी तो मुझे करनी है। मैं चुप हो गई थी। आगे उन्होंने फिर सवाल किया तो क्या बताऊंगी? अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर उनसे बात नहीं की जा सकती। डिपार्टमेंट में 2 साल रहकर भी डॉक्टर अवस्थी से सीधे बात करने का मौका तो कभी आया ही नहीं था। मैं चुपचाप खड़ी रही थी। डॉक्टर अवस्थी भी काफ़ी देर से चुप थे, जैसे कुछ सोच रहे हों। मैं समझ नहीं पा रही थी कि रुकूं या चली जाऊं। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा था। नहीं, अच्छा है अगर रिसर्च से पहले 1-2 साल टीचिंग कर लो। पढ़ाने से सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स अपने आप साफ होने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें अपने आप समझ आने लगती हैं। फिर रिसर्च करना बेहतर रहता है और आसान भी। वे चुप हो गए थे। जी हो जाना चाहिए तुम्हारा, उन्होंने सोचते हुए गर्दन हिलाई थी। तुम्हारे पास तो 4 फर्स्ट हैं, ऑल थ्रू फर्स्ट क्लास होना तुम। जी डॉक्टर अवस्थी मेरे बारे में इतना जानते हैं, मुझे अच्छा लगा था। कहीं अप्लाई किया है? उन्होंने पूछा था। जी 2-3 नए खुले कॉलेजों में अपने रिज्यूमे दे आई हूँ, बाकी अब बाहर अप्लाई करूँगी। देखो शहर में ढूंढो, बाहर की यूनिवर्सिटी में उनके अपने स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स का उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जी वैसे तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, पर फिर भी हो तो तुम सिंपल एमए ही ना। जी अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया था। ओह हाँ, चंद्रा साहे डिग्री कॉलेज की नुज़हत फातिमा रिजवी 4 महीने की छुट्टी जा रही हैं। है तो लीव वैकेंसी ही, पर तब तक ठीक है, मैं भी बात कर लूँगा। हो सकता है वो पोस्ट रेगुलराइज हो जाए। यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट निकली है, 3 महीने बाद खाली हो रही है। डॉक्टर मिस रिजवी ने भी उसमें अप्लाई किया है, इंटरव्यू हो चुका है। हो सकता है उनका यहाँ हो जाए। वैसे तो अनऑफिशियल है ये बात, फिर भी वालों को पोस्ट लीव वैकेंसी की तरह ही देनी होगी, इसलिए पोस्ट को लेकर वे बहुत फर्स्ट नहीं करेंगे। वैसे भी लीव वैकेंसी के नाम पर एक्सपीरियंस्ड कोई अप्लाई भी नहीं करेगा, केवल फ्रेशर्स ही अप्लाई करेंगे। वे सब तुम्हारे जैसे ही होंगे। जी मैं एकदम खुश हो गई थी। मैं समझ गई थी कि उनके इतना कहने का मतलब यही है कि डॉक्टर रिजवी का चयन यहाँ हो चुका है। उन्होंने नोट पैड सामने कर दिया था। तुम्हारा पूरा नाम अंबिका सिन्हा ही है ना? जी मेरे स्वर में खुशी और आभार छलकने लगा था।
पत्र लिखकर उन्होंने वो कागज़ मेरे सामने बढ़ा दिया था। लिफाफे में रख लेना। जी। मैंने प्रणाम में हाथ जोड़ दिए थे। अपना थैंक यू सर बड़ा कमज़ोर सा उद्गार लगा था। मैंने घर पहुंचकर अपनी अर्जी लिखी थी और अगले ही दिन मैं चंद्रा साहिब डिग्री कॉलेज की प्राचार्या से जाकर मिल ली थी। उन्होंने मेरे बायोडाटा और अर्जी पर सरसरी सी निगाह डालकर उसे अपने पास रख लिया था। वे बहुत नॉन कमिटल सी लगी थीं और मुझसे 3 दिन बाद 11:30 बजे आने के लिए कहा था। मुझे अजब तरह की बेचैनी होने लगी थी। एक अजब सी झुंझलाहट मन में भरने लगी थी। मुझे लगा था कि प्रिंसिपल ने तो मेरा बायोडाटा ठीक से देखा तक नहीं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि वे डॉक्टर अवस्थी का पत्र देखते ही झट से मुझे नौकरी दे देंगी, पर मेरी सारी उम्मीदें तो जैसे अधर में लटकती रह गई थीं। एक तरह से मैं एकदम निराश महसूस करने लगी थी। संघर्ष की दुनिया में मैं नई नई बाहर निकली थी। शायद इसीलिए सत्य का कुछ पता ही नहीं था। ये तो बहुत साल बाद में समझ में आया था कि मुझे तो नौकरी बहुत ही आसानी से मिल गई थी, पर उस समय यही लगा था कि अभी तो न जाने कितने धक्के और खाने हैं। अपनी स्थितियों के कारण तो मैं एमए करते ही नौकरी के लिए अधीर होने लगी थी। मैं अब जीवन में व्यवस्थित होना चाहती हूँ। सारी ज़िंदगी भटकते हुए बीत गई है, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल। हाई स्कूल तक देहरादून का वेलहम, इंटर दिल्ली के जीसस एंड मेरी से और बीए दिल्ली के लेडी श्री राम से और एमए के लिए लखनऊ चली आई थी। जो सुनता है वो हंसता है। लोग हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाते हैं और तुम दिल्ली से लौट आई हो। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा ही होता रहा है। ग्रेजुएशन का इम्तहान देकर लखनऊ आ रही थी कि रास्ते में ही बुखार आ गया था और तबीयत बिगड़ती ही गई थी। ठीक होते होते 2 महीने निकल गए थे, फिर भी पूरी तरह से ठीक कहाँ हो पाई थी। तब तक दिल्ली में तो फॉर्म भरने का समय ही निकल चुका था। वैसे भी वहाँ दाखिले के लिए इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करनी होती है कि कमज़ोर शरीर को लेकर उतना दौड़ पाना मेरे लिए संभव ही नहीं था। सबकी यही राय हुई थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ से कर लो, कम से कम यहाँ तबीयत बिगड़ी तो सब हैं, तो दिल्ली कौन दौड़ सकेगा भला। मैं नहीं समझ पाई थी कि वे सब मेरी बीमारी से चिंतित थे या अपने झंझट से। जो भी हो, सब मेरे बारे में सोचते हैं, ये कम है क्या। सबसे ज़्यादा तो यश। अपनी पढ़ाई पूरी करके यश लखनऊ लौट आए हैं और उन्होंने अभी अभी अपने परिवार के बिजनेस को अपने पापा के साथ देखना शुरू किया है। मेरी तबीयत से एकदम परेशान हो गए थे। तुम्हारी पढ़ाई चाहे चले या छूटे, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। चुपचाप यश के साथ यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म जमा कराई थी। इतने सालों तक दिल्ली में रहने के बाद लखनऊ आती हूँ तो पूरा शहर एकदम उदास और अंधेरा सा लगता है, धीमी गति से चलता हुआ। फिर भी यहाँ आकर अच्छा लगता है। यही शहर अपना घर लगता है। वैसे भी कुछ घरों की दीवारें तो मिलती हैं, बुआ, चाचा और आंटी का घर, भले ही इनमें कोई घर अपना ना हो। सबसे अधिक तो अपने आसपास ही यश और उनके होने का एहसास। तब मैं 11 साल की थी जब मम्मी को कैंसर का पता चला था। उनके शरीर में वो जानलेवा बीमारी 3री स्टेज तक फैल चुकी थी। उनको जैसे अपने लिए सोचने का समय भी नहीं मिला था। बम्बई जाने से पहले का वो पूरा हफ्ता वे मकान, लॉकर और बैंक के रुपयों का हिसाब किताब करने में भागती रही थीं। बुआ फूफा उन दिनों अमेरिका में थे। निकट संबंधियों के नाम पर उन दिनों लखनऊ में पापा के कज़िन महेश चाचा और चाची भर ही रहते थे। चाची ने माँ को समझाया था कि इस मकान और पैसे की जिम्मेदारी हम लोगों को मत दीजिए जिज्जी। इनके मन में कोई बेईमानी नहीं, पर ये हिसाब किताब में कच्चे हैं। वैसे भी व्यापार वाले इंसान बाद में भर देंगे, दे देंगे सोचकर कहीं खर्चा कर दिया और नहीं दे पाए तो ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी ये जल्दी ही दुबई शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। माँ उनकी बात झट से समझ गई थी। माँ को मामा के प्यार और ईमानदारी दोनों पर भरोसा था, पर वे अंबिकापुर में थे और वे नहीं चाहती थीं कि मुझे लखनऊ से हटाया जाए। माँ मुझे वहाँ नहीं भेजना चाहती थीं। छोटा शहर, वहाँ के पिछड़े स्कूल और मामा मामी की 100 साल पुरानी सोच। मामी के लिए लड़कियों की एजुकेशन का कोई खास महत्व नहीं है, जैसे भी उल्टा सीधा बीए एमए कर लो काफ़ी है। आंटी माँ की बचपन की दोस्त थीं। माँ ने सारे कागज़ों की 2 प्रतियां तैयार कराई थीं, एक बैंक के लॉकर में और एक आंटी को सौंपकर उन्हें माँ ने मेरा गार्जियन बना दिया था। माँ इलाज के लिए बम्बई चली गई थीं। उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन में बहुत से लोग आए थे।
आंटी, पास पड़ोसी और शहर में रहने वाले रिश्तेदार भी। मेरे बहुत कहने पर भी वो मुझे अपने साथ बम्बई नहीं ले गई थी। मुझे अस्पताल में ही रहना है बेटा, उससे पहले मीरा मौसी के घर उतरूंगी। उनका छोटा सा घर है, कभी तो उनसे आना जाना रखा नहीं है, अब अपने मतलब से जा रहे हैं, सो ऐसे पूरा कुनबा लेकर कैसे चले जाएं। तुम्हारे मामा मामी भी पहुंच रहे हैं, उनका आना ज़रूरी है। ऑपरेशन के बाद मेरी पूरी देखभाल तो मामी को करनी है। एक एक जन से काम बढ़ता है और एक एक जन से खर्चा, आखिर उन पर कितना बोझा डाल दें। फिर हम अस्पताल चले जाएंगे तो तुम क्या करोगी उनके घर पर, परेशानी ही होगी जाकर। मैं आज इतने सालों बाद सोचती हूँ कि वे किस तरह से अपने आप को उतना सहज रख सकी होंगी, जिस तरह से वे पूरा हिसाब किताब निपटा कर गई थीं। अब समझ पाती हूँ मैं कि वे ये बात अच्छी तरह से समझ गई थीं कि उनका लौटना नहीं होगा। फिर भी आंखों में कोई आंसू नहीं, आवाज़ में कोई कंपन नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, मेरी तरफ भर आंख देखा तक नहीं था। स्टेशन पर खड़ी माँ कैसी वैरागिन जैसी लग रही थी, कोई राग, ममता, व्यथा कुछ भी नहीं। पत्थर के बुत सा तराशा साफ सुंदर चेहरा, क्या रहा होगा उनके मन में। सारे काम निपटा के ज़िंदगी की यात्रा का अंत। सबसे बात करते उनकी निगाह एक दो बार मेरे ऊपर पड़ी थी। उस क्षणांश न जाने क्या कौंधा था उनकी आंखों में, पर अगले ही पल शांत। मैं इंतज़ार ही करती रही थी कि अब वे मुझे अपने सीने से लगाएंगी, पर वे तो मेरी तरफ बिना देखे डिब्बा चढ़ गई थीं। और मैं मौके की भयावहता को समझकर भी पूरी तरह से कहाँ महसूस कर पा रही थी, ऐसे ही गुम्म सी खड़ी रही थी। ट्रेन छूटने के बाद चाची बहुत रोई थीं। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, तब रोई थी मैं, और रात में उन्हीं के सीने से लगकर सो गई थी। माँ नहीं लौटी थी। सबकी संवेद राय से घर को किराए पर उठा दिया गया था, ऊपर नीचे अलग किराएदार। अप्रैल में उनका निधन हुआ था और जुलाई में मुझे देहरादून के हॉस्टल भेज दिया गया था। मुझसे 3 साल बड़े यश दून स्कूल में पढ़ रहे थे और वहलम में आंटी की भतीजी। आंटी ने मुझे भी वहीं भेजने का निर्णय ले लिया था। मुझे ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी दुनिया में मुझे बेसहारा और अकेला फेंका जा रहा हो जैसे। तब यश को भी बस जानती भर ही तो थी। कभी माँ के साथ आंटी के घर जाते थे तो उनसे मिलना भर ही होता था। उस पहचान में निकटता तो मैंने कभी भी महसूस नहीं की थी। माँ दुनिया में नहीं रही थी, मुझसे तो घर भी छिन गया था। विरोध करने की स्थिति में मैं नहीं थी, पर मैंने बेहद हताश महसूस किया था, शायद अपमानित भी, जैसे मेरे सब अपनों ने मुझे अपने घर का दरवाज़ा दिखा दिया था। मैं जाने से पहले कई दिन तक रोती रही थी। सहगल अंकल ने आंटी को समझाया था, बच्ची अभी अपने माँ के शौक़ में है, ऐसे में स्कूल का बदलना उसके लिए दूसरा शौक़ होगा। मुझे लगता है अभी 1-2 साल उसे लखनऊ में ही रहने दो। पर आंटी सब कुछ तय कर चुकी थी। दून में मेरा जल्दी ही मन लग गया था। यश दून स्कूल में पढ़ रहे थे, उसकी कज़िन मेधा मेरे साथ मेरी ही क्लास और सेक्शन में वेलहम में। हम तीनों के एक ही लोकल गार्जियन। वीकेंड पर अक्सर मिलना होता। माँ के रहते यश को जानती भरती, पर अब वो मेरा बहुत ख्याल रखते। वो घर से दूर एक ही शहर और पुराने परिचित होने की निकटता तो थी ही, पर साथ ही मुझे लगता माँ के न रहने के कारण यश मेरे प्रति कुछ अधिक ही संवेदनशील हो गए थे। वो हर समय जैसे मेरा अकेलापन बांटना चाहते। माँ जब बहुत प्यार जताती तो मुझे अम्बी नाम से पुकारती थी। यश ने कभी माँ के मुँह से वो नाम सुना होगा। कभी कभी अनजाने ही यश मुझे इस नाम से बुलाते। हर बार ही अपनेपन का सूत्र बनने लगता और हर बार ही यश और भी अपने से लगने लगते। यश मेरे लिए देहरादून का ही नहीं, पूरी ज़िंदगी का सहारा बन गए थे जैसे। इतने अंतरंग और इतने चुपचाप कि आंटी तक को उस बात का एहसास नहीं हो पाया था। तब से लेकर अब तक हॉस्टल में रहती रही हूँ, एक हॉस्टल से दूसरा। छुट्टियों में कभी बुआ के घर, कभी 1-2 दिन को आंटी के घर। रमेश चाचा का दुबई जाना नहीं हुआ है, कभी कभी चाची भी बुला लेती हैं। बहुत छोटा सा घर है उनका, घर में कोई सुविधा भी नहीं है, पर वे बहुत प्यार देती हैं। उनके साथ मुझे अच्छा लगता है। फिर भी लगने लगता है कि मेरे रहने से उनका खर्चा और झंझट दोनों ही बढ़ रहे हैं। इतना समझ पाने लायक बुद्धि उस छोटी उम्र में भी थी मेरे पास, भले ही चाची भरसक उस बात का एहसास नहीं होने देती।
हॉस्टल में साथ के सब बच्चे बेसब्री से छुट्टियों का इंतज़ार करते। 1 महीने पहले समय का काउंटडाउन शुरू हो जाता और मेरा मन खिन्न होने लगता कि अब आने वाले 2.5-3 महीने में इधर से उधर लुढ़कती रहूँगी, एक घर से दूसरे घर बेमतलब। कहीं कहीं तो अनचाहे जाऊँगी, अनचाहे आने के लिए कहीं जाऊँगी। फूफा लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर हैं। वे शहर के नामी गिरामी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। फूफा के इंडिया लौटने के बाद से मेरी अधिकांश छुट्टियां बुआ के घर पर बीतती हैं, पर मैं थोड़े दिनों में ही ऊबने लगती हूँ। शायद बुआ को भी मेरा इतना लंबा रहना उबाता ही होगा। वैसे सच क्या है कौन जाने। हो सकता है वो मेरा भ्रम ही हो। थोड़े दिन में ही लगने लगता जैसे मैं कोई बोझ हूँ जो बुआ के घर के फर्श पर चल रही हूँ। उनके लॉन की कुर्सियों पर बैठी हूँ, उनकी मेज़ पर बैठकर उनके साथ खाना खा रही हूँ। ऐसे में अपमान का एक अमूर्त सा एहसास मेरे पूरे वजूद पर हावी होने लगता है। मेरे हाई स्कूल में आते तक यश देहरादून से चले गए थे, फिर भी हम दोनों के बीच निरंतर चिट्ठियाँ आती जाती रहतीं। तब छुट्टियों में यश से मिलने का इंतज़ार रहता। लखनऊ में यश की उपस्थिति का एहसास मन को एक अजब सा सुकून देता। भले ही कभी कभी कई दिन तक मिलना नहीं हो पाता, तब भी मन में यश के कहीं आसपास होने की तसल्ली रहती। आंखों के सामने न होते हुए भी शहर की हवाओं में यश के होने की गंध, जैसे जब चाहूँगी तब यश को देख सकती हूँ मैं। अब अचानक लगने लगा है कि यूं इधर उधर दिन काटते थकने लगी हूँ। मन करता है कि नौकरी लग जाए तो अपने घर का एक हिस्सा खाली कराकर उसमें रहूँ। कभी कभी बहुत बेचैनी होती है, अपने घर की इच्छा होती है। जब से बुआ के घर बाबा जी और दादी जी आए हैं, तब से मेरा मन यहाँ से एकदम उचाट हो गया है। लगता है कहीं चली जाऊँ, पर कहाँ और कैसे। बुआ फूफा दोनों ही मुझे कभी सहृदय नहीं लगते, पर कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। क्या फूफा को कभी अपने माता पिता और भाई के लिए मन में प्यार नहीं आता? क्या बुआ की आत्मा कभी उनको नहीं कचोटती? कभी नहीं लगता बुआ को कि जिनका दिया वैभव वो भोग रही हैं, उनको इन्हीं दोनों ने जन्म दिया था? अरे समय मुझे बुआ फूफा पर गुस्सा आता रहता है। कैसे इंसान है ये दोनों, रिश्ते का लिहाज नहीं। फिर ये तो समझें कि बूढ़े लोग हैं, वे बीमार हैं, थोड़े से दिनों के लिए मेहमान की तरह आए हैं। उनका पूरा समय अव्यवस्थित बीत रहा है। इतने बड़े घर में उनके लिए कमरा भी नहीं। बुआ का डुप्लेक्स घर है, ऊपर बहुत बड़े 3 बेडरूम, अटैच टॉयलेट और ड्रेसर के साथ, तीनों कमरों के साथ खुली हुई बालकनी और सामने के बरामदे के आगे एक बहुत बड़ा टेरेस अलग से। नीचे 20 फीट चौड़ा और 24 फीट लंबा एक बड़ा सा ड्राइंग रूम, किचन और एक बेडरूम, जिसमें आजकल मैं रह रही हूँ। उन लोगों के आने पर मैंने बहुत कहा था कि मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊँगी। वे तीनों लोग आराम से मेरे कमरे में रहें, पर बुआ नहीं मानी थी। आंखें तरेर कर उन्होंने उस विकल्प को ही एकदम से ठुकरा दिया था। अरे बिना दरवाज़ों के एकदम खुला हुआ ड्राइंग रूम बना है, अंदर से बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं, तुम अकेले कैसे सो सकती हो? मैंने उन्हें समझाना चाहा था कि उससे फ़र्क ही क्या पड़ता है, बाहर से तो घर बंद होता ही है, पर बुआ ने मेरी एक नहीं चलने दी थी और फूफा तमाशबीन की तरह चुपचाप बैठे रहे थे, जैसे पूरी वार्ता से उनका कोई लेना देना ही ना हो। बुआ से मेरा ये कहने का भी साहस नहीं हुआ था कि मैं ऊपर आकर भी लेट सकती हूँ। मैं ये भी नहीं समझ सकी थी कि बुआ मेरा ख्याल कर रही हैं या उन लोगों को अधिक सुविधा देने से कतरा रही हैं। बुआ ने बाबूजी के लिए ड्राइंग रूम में एक फोल्डिंग कॉट डलवा दी थी और दादी और किशन चाचा के लिए फर्श पर गद्दे। फिर उन्होंने ऊंची आवाज़ में दीना को पुकारा था, लाला अम्मा के लिए पानी रख दो। एक बार उन्होंने सबकी तरफ देखा था, फिर पलट कर दोबारा दीना की तरफ देखा था। दोनों के लिए अलग अलग रखना। वे जैसे उसे डांट रही हूँ। कुछ अकल में घुस रहा है या नहीं, नहीं तो अम्मा को दिक्कत होगी। दीना ने हुंकारी भरी थी, जी मेम साहब। फूफा कुछ देर तक सोफे पर चुपचाप बैठे रहने के बाद उठ खड़े हुए थे। अच्छा अम्मा, चलता हूँ सोने। दादी के चेहरे पर खिसियाहट है और आंखों में अकेलापन। अच्छा बेटा, वे धीमे से बुदबुदाई थीं। उनके स्वर में अलगाव है। लगा था बेटा शब्द एक आदत की तरह निकला हो उनके मुंह से। मैं सारे समय अपराधी महसूस करती रही थी। अपना कमरे में आकर लेटना गुनाह लगता रहा था। ये भी लगता रहा था कि जब फूफा के घर वाले होते हुए उनके लिए घर में कोई जगह नहीं, तो फिर मैं किस नाते से आती हूँ उस घर में।
और किस नाते इतने दिन से यहाँ रह रही हूँ। सुबह उनके पास गई थी तो देखा किशन चाचा दादी को सहारा देकर उठा रहे हैं। वे फर्श पर से स्वयं नहीं उठ पा रही थीं। मैं क्षण भर अपराधी जैसी खड़ी रही थी। फिर मैं दादी जी की दूसरी बगल के नीचे हाथ डालकर उन्हें उठने में मदद करने लगी थी। सुबह सुबह उन लोगों ने अपने कपड़े बिस्तर समेटना शुरू कर दिया था, जैसे पराए घर में अपने आने के अपराध एवं शर्म को समेट रहे हों। ड्राइंग रूम को किशन चाचा यथावत साफ करने लगे थे। नीचे के घर में नौकर महरी जमादार सबकी आवाजाही शुरू हो गई थी। मैं उन लोगों के पास जाकर खड़ी हो गई थी। दादी, अब आप लोग उस कमरे में आ जाइए, बब्बा जी का आराम करना ज़रूरी है। और मैंने उनका गद्दा उठा लिया था। काफ़ी ना नुकुर के बाद वे लोग मेरे कमरे में आए थे। बहुत कहने पर भी वे लेटे नहीं थे, पलंग के किनारे पर बैठे रहे थे, जैसे कुछ सोच रहे हों, जैसे डर रहे हों। किससे? पता नहीं। मुझे लगा था कितने अभागे हैं बब्बा दादी। इतने अभावों के बीच एक बेटे को डॉक्टर और एक को इंजीनियर बना दिया और स्वयं एकदम खाली हाथ। किशन चाचा भी कितने पराजित खिसियाए हुए लगते हैं, अपमानित से। लगता ही नहीं ये फूफा का परिवार है। उन सबके चेहरों पर कोई अधिकार नहीं और फूफा की निगाहों में कोई अपनापन एवं सम्मान नहीं। रात को बुआ कहीं डिनर पर गई हुई थी। दीना बिस्तर लगाने लगे थे तो मैंने जिद करके उन दोनों का बिस्तरा अपने कमरे में अपने पलंग पर लगवाकर अपने लेटने के लिए उसी कमरे में फर्श पर गद्दा डलवा लिया था। मैं जानती थी कि बुआ को ये व्यवस्था पसंद नहीं आएगी, पर उस समय मैंने उस विषय में अधिक कुछ सोचा ही नहीं था। जो मुझे सही लगा था वो ही मैंने किया था। मेरे कमरे में उनका बिस्तर लगाते समय दीना के चेहरे पर डर और खुशी दोनों ही थी। बुआ देर रात गए लौटी थी। मेरे कमरे में बाबा दादी को लेटे देखकर और ड्राइंग रूम में अकेले चाचा को लेटा देखकर बुआ कुछ क्षण को तो खड़ी रही थीं। दादी जी सकपका सा गई थीं। बुआ कुछ कहती या पूछती उससे पहले ही मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई थी। बुआ, दादी जी मान नहीं रही थी, पर मैंने ज़बरदस्ती इन दोनों का बिस्तरा अपने पलंग पर लगा दिया है। मैंने भी जैसे सफाई सी दी थी। सुबह दादी ज़मीन से उठ नहीं पा रही थीं। वैसे भी तो मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ। बाबा दादी दोपहर में भी लेट सकते हैं। फिर सुबह बिस्तरा लपेटने की भी कोई जल्दी नहीं रहेगी। मैंने बिना किसी को भी बात करने का मौका दिए हुए एक ही सांस में अपनी सब बात कह दी थी, जैसे उन लोगों के अपने कमरे में आकर लेटने की पैरवी कर रही हूँ। बुआ के चेहरे पर खींच है। और तुम? उन्होंने पूछा था। उन्होंने अपना स्वर भरसक शांत रखा था। आप नहीं चाहती थी कि मैं ड्राइंग रूम में लेटूं, सो इसी कमरे में मैंने अपना बिस्तर फर्श पर लगा लिया है। और किशन? उनके स्वर में दबी छिपी तेजी है। चाचा ड्राइंग रूम में लेट रहे हैं, मैंने जवाब दिया था। बाबा दादी अभी भी सकपकाए हुए और एकदम चुप हैं। किशन चाचा बाहर के बरामदे में टहलते हुए दिख रहे हैं। लाला को रात में किशन की ज़रूरत हुई तो? बगल ही में तो कमरा है, तब उनको बुला लेंगे बुआ, मैंने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया था। वैसे रात में हमें ज़रूरत होती नहीं है, बाबा ने जैसे सफाई सी दी थी। तब भी लाला, बुआ ने अधिकार से कहा था और शीघ्र ही पूरा सूत्र अपने हाथों में ले लिया था। ऐसा करो अंबिका, तुम ऊपर के कमरे में सो जाओ, यहाँ किशन सो जाएंगे। फिर उन्होंने बहुत ही नाटकीय अपनेपन से दादी की तरफ देखा था। अरे अम्मा, आपने हमको बताया क्यों नहीं था कि आपको फर्श पर दिक्कत होती है? कल हम आपके लिए भी चारपाई लगवा देते। बुआ के स्वर में हल्का सा व्यंग है। हमने तो ना जाने कितनी बार आपको बड़े आराम से नीचे सोते देखा है। उन्होंने जैसे अविश्वास से दादी की तरफ देखा था। वे अभी भी चुप ही रही थीं। जवाब बाबा ने दिया था। वे सफाई देती मुद्रा में हंसे थे। असल में तुम्हारी अम्मा अब बूढ़ी हुई हैं ना, सो अक्सर फर्श से उठ नहीं पाती। आपने हमें बताया तो होता। बुआ ने मेरी तरफ देखा था। नहीं अंबिका, तुम ऊपर चलो, यहाँ इन सबको आराम से सोने दो। मुझे हाथ से उठने का इशारा करते हुए उन्होंने उन सब के प्रति बड़ी आत्मीय चिंता जताई थी। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 2 में।